दोस्तों, मैं आपके लिए आर्थिक समीक्षा के हैंड रिटन नोट्स आज लेकर आया हूं और बहुत ही शानदार नोट्स तैयार किए गए हैं सभी परीक्षाओं से संबंधित। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। आर्थिक समीक्षा, बजट, इस प्रकार के जो वर्ष भर चलने वाली चीज़ें होती हैं और हर साल आर्थिक समीक्षा बजट से पहले पेश की जाती है, एक दिन पहले ही आ जाती है। जैसे 1 फरवरी को बजट आता है तो 31 जनवरी को ही आर्थिक समीक्षा पेश कर दी जाती है। आखिर आर्थिक समीक्षा होती क्या है? आर्थिक समीक्षा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियाँ होती हैं। मतलब जो वित्त वर्ष आ रहा है, जो वित्त वर्ष होता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 30 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है और जो बजट पेश किया जाता है वो अगले वित्त वर्ष के लिए होता है। और जो आर्थिक समीक्षा है, जो वित्त वर्ष गुजर चुका है, वो उस वित्त वर्ष से संबंधित जो उपलब्धियां सरकार के द्वारा होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, उनको गिनाया जाता है। इसी में जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट है कि मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 5वीं कैसे है? सबसे पहले यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी और भारत, तब भारत आता है 5वें नंबर पर। और इसमें यूएसए का जो जीडीपी में योगदान है 21.44 लाख करोड़ और इसके 14 लाख करोड़ के समथिंग, इसमें 5 लाख करोड़ के समथिंग, इनमें पौने चार के लाख करोड़ के समथिंग, इसमें 3 लाख करोड़ के समथिंग जीडीपी शामिल है। ये जो नोट करके जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो जीएस वाला के जो प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब चैनल है भाई जीएन सर, उसके द्वारा ये चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, जो नोट करके दी गई हैं। अगला पॉइंट है, आगामी मार्च तक भारत की नॉमिनल जो जीडीपी है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। ऐसा विश्वास है सरकार को कि आगामी मार्च तक ये 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। मार्च 2023 को समाप्त हो रहे वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.0 की दर से बढ़ने की उम्मीद है और जो 7% की ग्रोथ रेट है वो प्राप्त कर लेगी मार्च 2023 में, ऐसा आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति के 6.8 तक रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2023 के अनुसार वैश्विक विकास का 2022 में 3.2% से धीमा होकर वर्ष 2023 में 2.7% होने का अनुमान है। अर्थात इसका मतलब ये है कि 2022 में 3.2% की जो विकास दर रही थी वो घटकर 2023 में 2.7 हो जाएगी, ऐसा आईएमएफ का विचार है। भारत अपने खाद्य तेलों की 60% मांग को आयात के माध्यम से पूरा करता है। जो कुल मांग है भारत की उस खाद्य तेलों में, उसमें 60% इंपोर्ट करता है भारत। उसमें जैसे सूरजमुखी का जो तेल है वो 15% आया करता है, कुल खाद्यान्न तेल का 15% आया करता है, जो यूक्रेन और रूस से खरीदा जाता है। इसमें काफ़ी मुद्रास्फीति बढ़ी है, इसमें महंगाई बढ़ी है क्योंकि यूक्रेन और रूस के वॉर के कारण। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच 41 करोड़ से अधिक लोग, ये पॉइंट करें, 41 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी आपको ये वीडियो में बताया जा रहा है इसको आप नोट करते जाएं, जिससे आपके लिए सरलता होगी। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसको रिवाइज करते रहेंगे और वर्ष भर आपके काम आएगा ये। और इसी में जो नोट है, जो गरीबी की जो बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट में बात की गई है, जो 2030 तक गरीबी को ख़त्म करना है। इसी में आगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की बात की गई है, जो 2017 में तैयार की गई। उसमें 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 1.2 से बढ़ाकर 2.5 करने की बात की गई है, जो वर्तमान में 2023 में कुल जीडीपी का 2.1 हो गया है। जो जीडीपी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो व्यय जीडीपी का किया जाता था, पहले 1.2 किया जाता 1.2% किया जाता था, वो अब बढ़ाकर 2.5% करने की सिफारिश है। और 2023 में, जो वर्तमान में 2023 चल रही है, उसमें 2.1% जीडीपी का हिस्सा हो चुका है। इसी में ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए इसको तैयार किया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि संगठित श्रमिकों की इसमें बात नहीं की है, असंगठित श्रमिकों की बात की गई है, जिसमें जो सबसे अधिक डेटाबेस तैयार किया गया है वो यूपी के द्वारा, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसी में ई संजीवनी एक एप्लीकेशन है। इसमें एक अभिनव स्वदेशी लागत प्रभावी और एकीकृत क्लाउड आधारित टेलीमेडिसिन सिस्टम एप्लीकेशन है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन नीति की शुरुआत वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए तैयार की गई है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022, ये गलती से 00 कर दिया, यहाँ 10 होगा। नवंबर 2022 में इसको अधिसूचित किया गया। 2016 में बने नियम की जगह ये लेगा। जो 2016 में जो ई कचरा प्रबंधन नियम से संबंधित 2016 में आया, उसमें उसकी जगह ये ले लेगा और 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी हो जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या बात की गई है इसमें, वर्ष 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी तैयार करनी है। डिजिटल इकोनॉमी वर्ष 2025 तक का लक्ष्य है। इसी में आगे नोट देखें कि भारत की जो जीडीपी है वो वर्ष 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनानी है। इस बात को भी ध्यान देना है। जो ऊपर बात की गई है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात की गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात की गई है और यहाँ कुल जीडीपी की बात की गई है, दोनों में अंतर है। इसको 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाना है, इसको 5 ट्रिलियन। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये वैश्विक परिदृश्य में के हिसाब से भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और अंडा उत्पादन में तीसरा, मांस उत्पादन में 8वां। भारत की सर्वाधिक सहकारी समितियां महाराष्ट्र में है। कच्चा इस्पात उत्पादन में चीन के बाद भारत का नंबर है, सेकंड नंबर पर आता है ये। भारतवर्ष 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर राशि प्राप्त कर विश्व भर में प्रेषित रकम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है।
कहने का मतलब है जो बाहर में विदेशों में जो भारतीय निवास करते हैं वो जो भारत में अपना परिवार रहता है उसके लिए कुछ पैसा भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा भेजने वाला जो देश है वो भारत बन चुका है। ये देखिए नोट में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत सबसे पहले नंबर पर, दूसरे चीन, उसके बाद मैक्सिको, फिर फिलीपींस, फिर मिस्र। इसी में आगे भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% की अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पूर्व हासिल कर लिया है। ये देखिए जो लक्ष्य इसको 2030 में हासिल करना था वो इसने नवंबर 2022 में ही हासिल कर लिया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे जो नया लक्ष्य नोट में जो जीएस वाला की तरफ से ये नोट अलग से बनाए गए हैं आर्थिक समीक्षा के अलावा, इसी से संबंधित नया जो लक्ष्य है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का वो 500 गीगावाट कर दिया है, जिसको COP26 में कहा गया। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत हैं वो सबसे अधिक जो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा बनाई जाती है वो सौर ऊर्जा, उसके बाद बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, पवन ऊर्जा है, उसके बाद बायोमास है, उसके बाद लघु पन बिजली है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। अब आपको ये बताना है कि बिजली उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा दोनों को मिलाकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे भारत विश्व में 6वां सबसे बड़ा विदेशी भंडारक देश बन चुका है, जो दिसंबर में 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था। इसमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद रूस का नंबर आता है। भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य वाले जो देश हैं जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता है, जो भारत के बनाई हुई वस्तुएं हैं वो भेजी जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा यूएसए में, उसके बाद यूएई में, उसके बाद नीदरलैंड में। और आयात किन देशों से करता है, चीन, यूएई, यूएसए, ये रूस, ये इनका क्रम है, और सऊदी अरब, ये इनका क्रम है। और ये सीधे सीधे आर्थिक समीक्षा में दिया ये पॉइंट है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह, भारत का सबसे जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह है वो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई और यूएसए के द्वारा किया जाता है। भारत में एफडीआई निवेश का सर्वाधिक भाग जो आता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में है, जो कुल निवेश का 23.4% है। भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे रूस, तीसरे पर चीन, उसके बाद अपना भारत आता है। भारत में जलमार्गों की नौगम्य लंबाई सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। 9वां स्थान यूपी स्पेशल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मात्रा के हिसाब से 90% बंदरगाहों के माध्यम से होता है। भारत का जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो 90% बंदरगाहों के ही माध्यम से होता है, 10% अन्य साधनों से होता है, परिवहन, सड़क मार्ग सबको मिला के। उसके बाद भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जो कार्बन स्टॉक है वो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रति हेक्टेयर की जब बात करता है तो कार्बन स्टॉक के संदर्भ में शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले नंबर आता है जम्मू कश्मीर का, उसके बाद हिमाचल का, उसके बाद सिक्किम का।
जब प्रति हेक्टेयर की बात होगी तो ये क्रम रहेगा, और जब सर्वाधिक स्टॉक की कार्बन स्टॉक की बात होगी तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के 18 राज्यों में 53 बाघ रिजर्व हैं। जंगली बाघों की वैश्विक स्तर की आबादी का लगभग 75% यहाँ निवास करता है। विश्व के कुल हाथी की आबादी का 60% भारत में मिलता है। ये जो नोट्स थे वो इतने ही आपके लिए मुख्य हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जीएस वाला बाय JN सर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।